Bonjour à tous. That means hello everyone in French. I welcome you to Learning with me, Nandita, and we are starting lessons for class 12th English. Ironically, we'll be starting the lessons for class 12th English with the last lesson by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet was a French short story writer, novelist, as well as poet. हम लोग आज सब कोई लास्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं जो कि लिखा गया है अल्फोंसो दौदे के द्वारा, जो कि एक फ्रेंच स्टोरी राइटर और नॉवलिस्ट भी हैं और पोइट भी रहे हैं. ठीक है. सो आई विल बी डीलिंग विद समरी, थीम, detailed line by line explanation, everything, all kinds of contextual question which might be asked, all character based question, everything in this particular video in both English as well as Hindi. मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही आपको थीम, समरी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सब समझा दूंगी, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा शायद लंबा होगा ये वीडियो. एंड सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आप लिखने के लिए आपको लैंग्वेज भी मिल जाएगा, क्योंकि मैं इंग्लिश में भी समझा रही हूँ, और आपको समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं हिंदी में भी समझा रही हूँ. ओके. सो सबसे पहले तो लेसन का मैं हमेशा थीम से स्टार्ट करती हूँ, ऑलवेज विद द मैसेज ऑफ द लेसन, बिकॉज वी लर्न इंग्लिश और वी लर्न एनी काइंड ऑफ अ लैंग्वेज टू लर्न about life, to learn the messaging through various authors, classical authors. ठीक है. तो ये अल्फोंस दौदे के इस स्टोरी से हमें क्या मैसेज मिलता है, क्या थीम है इस चैप्टर का, उससे पहले स्टार्ट करते हैं. इसके दो मैसेजिंग है. एक तो आपका मदर टंग के प्रति आपका लॉन्गिंग, आपका लव, और दूसरा आप जो एक वॉर कोई कंट्री हार जाता है तो उससे जो नॉर्मल आम इंसान होते हैं उनके लाइफ में कैसे ट्रबल आ जाता है, कैसे प्रॉब्लमैटिक हो जाता है उनका लाइफ अगर उनकी कंट्री वॉर में हार जाती है. राइट. सो द थीम, द मेजर थीम ऑफ द चैप्टर इज लॉन्गिंग, दैट मीन्स डिजायर एंड लव फॉर वंस मदर टंग. एंड सेकेंड important theme of the entire chapter is the calamity or the trouble or the problems that the common people face after a loss in war. Right. So let's dive into the chapter, but before that, let's learn a bit about the author Alphonse Daudet, who was born in the year 1840 and died in 1897. He is the author of this chapter, the last lesson. He was born at Neumes in France. He started writing at a very young age of 14 years. He started by writing poems. He was both a novelist, poet, as well as short story writer. So both prose and poetry was under his command. He was a very realistic writer who infused humor and sentiments in his writing. तो अल्फोंसो दौदे जो है वो 1840 में पैदा हुए थे. वो फ्रांस में न्यूम्स करके एक जगह है, वहाँ पे पैदा हुए थे. वो बहुत छोटे उम्र से 14 इयर्स के एज से लिखना शुरू करते हैं, और पहले वो पोएम से स्टार्ट करते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स भी लिखे हैं. उनके नॉवेल्स जो होते थे वो काफ़ी रियलिस्टिक होते थे, एक्चुअल्स जैसे डे टू डे लाइफ के जैसे होते थे, और इसमें छोटे मोटे जगहों पे ह्यूमर, मजाक, सेंटिमेंट्स या इमोशंस भी पाए जाते हैं. लास्ट लेसन जो है वो उनको इसका इंस्पिरेशन उनके आर्मी लाइफ से मिला होगा. ही वॉज ऑल्सो एन आर्मी मैन and he fought against this Prussian war, है ना, which we are going to talk about in the lesson as well. तो प्रुशिया जो है वो एक प्रिंसिपैलिटी होती थी जो कि अभी प्रेजेंट डे जर्मनी, प्रेजेंट डे पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया को मिलाकर होती थी. और ये सारे जो लोग होते थे, ये पोलैंड का जो हिस्सा है या ऑस्ट्रिया का जो हिस्सा है, वो बेसिकली जर्मन स्पीकिंग लोग होते थे. सो बेसिकली इट वाज अ जर्मन प्रिंसिपैलिटी, यू कैन से दैट. राइट. सो प्रुशियन वॉर हुआ था जिसमें कि वो भी पार्टिसिपेट किए थे, अल्फोंसो दौदे भी पार्टिसिपेट किए थे. एंड ही द डिफीट
of French soldiers by the Prussian army affected him a lot. उनको बहुत छू जाता है और उससे रिलेटेड उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा भी है. लास्ट लेसन उसी से ही रिलेटेड है. अल्फोंसो डौदे अपने कोट्स के लिए भी जाने जाते हैं एंड ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है वेयर ही इज सेइंग वेयर वुड बी द मेरिट इफ हीरोज वेर नेवर अफ्रेड. ठीक है, तो कहाँ ये मेरिट होगा या कहाँ पर हीरोज़ को सही में मायने मिलेगा जब तक कि वो खुद डरे नहीं वॉर में जाने से पहले. ठीक है, सो अब देख लेते हैं जो मेजर कैरेक्टर है या समरी के फॉर्म में ही कैरेक्टर स्केच को भी जान लेते हैं. जो मेजर कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, ये प्रोटैगनिस्ट है, वो फ्रांस है. ठीक है, फ्रांस एक छोटा सा लड़का है. इज़ अ फ्रेंच बॉय हु इज़ लेजी एज वेल एज एक्टिव. बहुत एकदम आलसी भी है, लेकिन वो उस मतलब अंदर से बहुत एक्टिव भी है, बहुत एनर्जेटिक भी है, जो कि जनरली यंग लड़के होते हैं. he likes to play, but then he also has a sensitive nature, so that is very evident throughout the chapter. Franz is the narrator of the story. He is also the main character of the protagonist. He is both lazy and active, and despite being lazy, he likes to play and has a sensitive nature and listens and cares for others. Right, so the story is Franz's journey from ignorance to light in a particular day. एक ही दिन में उसका जर्नी है, फ्रांस का जर्नी है इग्नोरेंस से लाइट की तरफ. मतलब नहीं जानता था कुछ भी एक चीज़ के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, उससे वो बहुत जानकार हो जाता है एक ही दिन में, एक ही लेसन में. यही स्टोरी है. ठीक है, और वो क्या क्या चीज़ें नहीं जानता था. स्टेट ऑफ वॉर, उसका फ्रांस जो है, उसका कंट्री जो है वो वॉर में गया है और वो वॉर फेस कर रहा है, और उसके कंट्री को कैसे हार मिली है, उसकी वजह से उसके मदर टंग को उसे कैसे छोड़ना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के पढ़ाई से. और वो अपने जो स्ट्रिक्ट फ्रेंच टीचर हैं मोंसियो हैमिल, उनके बारे में भी जान पाता है. ठीक है, और उसी दिन ही उसके बारे में वो इमोशनली अटैच हो जाता है. क्यों? क्योंकि मिस्टर हैमिल जो है या मोंसियो हैमिल जो है वो लास्ट लेसन ले रहे हैं और वो कह रहे हैं, वो चाहते हुए भी बोल के जा रहे हैं कि वीवा ले फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस. तो वो समझ पाता है कि मोंसियो हैमिल जो है वो कितना अटैच है अपने कंट्री से, वो अपने फ्रेंच लिटरेचर को, अपने फ्रेंच लैंग्वेज को कितना प्यार करते हैं कि जाते हुए भी वो पढ़ा करके जा रहे हैं. सुंदर कपड़ों में आए हैं जो कि वो जनरली नहीं पहनते हैं. प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो या कोई बड़ा ओकेजन हो तभी वो पहनते हैं. तभी वो लास्ट लेसन लेने के लिए वैसे तैयार होकर के आए हैं. और वो आज गुस्सा नहीं हो रहे हैं, चिल्ला नहीं रहे हैं जब वो खुद पार्टिसिपल के आंसर्स नहीं दे पा रहा है और वो खड़े होकर के देख रहा है उनको, तो गुस्सा नहीं हो रहे हैं या अपने बेत से मार नहीं रहे हैं, बल्कि उसको समझा रहे हैं कि तुमने भी कुछ गलतियां की, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम्हें चाहा कि कहीं और जाकर के काम करो ताकि उनको पैसे मिल सके, और मैंने भी गलतियां की, मैंने भी तुम लोगों को अच्छे से नहीं पढ़ाया, कभी कभी मैंने छुट्टियां ले ली जब भी मुझे फिशिंग की ज़रूरत हुई. लेकिन हमें हर चीज़ को ऐसे हल्के से नहीं लेना चाहिए. हमारा लैंग्वेज जो है वो हमें कनेक्ट करता है और हमें लैंग्वेज के प्रति, अपने मदर लैंड के प्रति प्यार होना बहुत ज़रूरी है. और जाते जाते वो मैसेज देकर जाते हैं, लॉन्ग लिव फ्रांस. और उनके क्लास में आज सिर्फ बच्चे ही सीरियसली और शांति से बैठे हुए थे और वो जो भी पढ़ा रहे थे ग्रामर लेसन उसको फिर से रिपीट कर रहे थे अच्छे से. ऐसा नहीं था, बल्कि बहुत सारे विलेजर्स भी आते हैं अपने मदर टंग के प्रति प्यार दिखाने के लिए, और लास्ट बेंच में बैठ करके ये लास्ट लेसन उन लोग देखते हैं. राइट, सो द स्टोरी इज फ्रांसिस जर्नी फ्रॉम द इग्नोरेंस टू लाइट, अबाउट द स्टेट ऑफ वॉर एंड द लॉस दैट हिज मदरलैंड इज फेसिंग, और द plight that his mother tongue is going to face because the Germans, or the Prussians rather, have won the war, and also the sad exist of his strict French teacher Monsieur Hamel from their lives, and Monsieur Hamel's last lesson, and how he teaches the love for mother tongue and the love for their motherland France. Right, so this is the central these are the central characters, and this is, so after we have learned the major characters,
and short of a summary through their eyes and through their narration and through their action. Let's go into the major conflict of the chapter. The major conflict is between France and Prussia. Okay, the Principality of France and Prussia. तो ये फ्रेंच फ्लैग है और ये प्रशियन फ्लैग था, कभी अभी भी यूज़ किया जाता है कभी कभी. सो इनका इनका गेम हो रहा है, सिर्फ वॉर हो रहा है. और फिर वॉर होने के बाद उनका गेम कैसे स्टार्ट होता है, कैसे पॉलिटिकली फ्रांस को नीचा दिखाया जाता है बिकॉज वो हार गया है. That is the basic last lesson. So now, what is the summary? Once again, let me read it out. The author narrates events, and who is the author? The character, okay, the France is narrating events about the year 1870 when France was captured by Bismarck-led Prussian forces. Bismarck उस टाइम के एक बहुत बड़े नेता भी थे और जनरल भी थे, आर्मी जनरल भी थे. Furthermore, the Lorraine and Alsace districts went under Prussian rule. There was the discontinuation of teaching of French in these two districts, which is shown here with the going away of a favorite French teacher and his last lesson. ठीक है, तो यहाँ पर जो है बिस्मार्क, जैसे मैंने लास्ट में बताया था, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो प्रुशियन आर्मी और फ्रांस आर्मी के बीच में था. प्रुशियन आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ बिस्मार्क विंस द बैटल एंड टेक्स अवे द districts of Alsace and Lorraine, and furthermore emphasizes that there would be no more French lessons there. There would be only German taught in those districts. And how because of that many French teachers had to leave their job and go away from those areas. And this has been shown through a favorite French teacher, Monsieur Hamel, who is giving his last French lesson. Okay, so theme is mainly about longing to learn the mother tongue and love for it. This entire chapter has a sense of patriotism in it. In this last lesson, the Prussians rejected the freedom of the French people of Lorraine and Alsace to learn their own mother tongue and started forcing German on these two districts of France, which have been captured by the Prussia. Now let's go line by line and read it properly. The last lesson. I started for school very late that morning and was in great dread for scolding, especially because Monsieur Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule of participles. But I had the strength to resist and hurried off to school. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there, and the lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought myself without stopping, what can be the matter now? So this I is Franz, the French boy, and it is the morning time. He is dreading, as he is going towards the school, he is dreading मतलब he is fearful. वो डर रहा है. किस चीज़ के लिए डर रहा है? वो डर रहा है कि मॉन्सियो हैमिल जो है उसको पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे, जो कि उन्होंने होमवर्क दिया था और उसने कुछ किया ही नहीं है. ही डजंट इवन नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट इट मतलब एकदम थोड़ा भी उसे कुछ नहीं पता, उसने देखा भी नहीं है. फॉर ए मोमेंट उसने थोड़ी देर के लिए सोचा कि मैं जाऊँ ही ना. कितना ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग हो रखा है. वुड्स मीन्स फॉरेस्ट के एज मतलब बाउंड्री या आउटलाइन पे. बर्ड्स आर चर्पिंग मतलब आवाज़ कर रहे हैं, ची कर रहे हैं. सॉ मिल के आसपास प्रुशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे हैं. दैट मीन्स दे आर मार्चिंग एंड डूइंग देयर राउंड्स, द डेली राउंड्स. बहुत टेम्पटिंग लग रहा था. ये सारी चीज़ें बहुत उसको ललचा रही थी. बट ही रेजिस्टेड मतलब उसने अपने आप को रोका. एंड ही हरीड मतलब जल्दी जाने लग गया स्कूल के तरफ. उसी वक्त उसको एक बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारा क्राउड नज़र आया. एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग इन हिज माइंड कि 2 साल से हम लोग वॉर के बैड न्यूज़ है ना, क्योंकि वॉर में वो हार रहा है.
उसके बैड न्यूज़ हो गए, कमांडिंग ऑफिसर्स के बारे में हो गया, या कोई भी गलत न्यूज़ है तो उसमें ज़रूर आ जाता है, तो अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है, राइट? सो देन as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher, who was there with his apprentice. Apprentice मतलब जो आपके अंडर में काम करता हो, जो थोड़ा बहुत उस चीज़ के बारे में सीख रहा हो, ठीक है? तो ये ब्लैक स्मिथ जो है, वॉचर, वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के सामने ही खड़े थे और उसका अप्रेंटिस भी खड़ा हुआ था. रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, you'll get to your school in plenty of time. In enough, there's enough time. They are saying कि इतना दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, there's a lot of time, you can go slowly. And bub is a cordial way of saying boy. I thought he was making fun of me and reached Monsieur Hamel's little garden all out of breath. तो जब मैं मॉन्सर हैमिल के गार्डन तक पहुंचा, आई वॉज आउट ऑफ ब्रेथ. दैट मीन्स आई वॉज रनिंग सो फास्ट. मैं हाफ रहा था. यूजली व्हेन स्कूल बिगन देयर वॉज अ ग्रेट बसल. बसल मीन्स लॉट ऑफ नॉइज, लॉट ऑफ moving around noise, and little bit of chatting and cheating noise, which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison. Unison means together, in unity. ठीक है? Very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. Rapping है ना, मार रहा है टेबल पे मारते हुए. रूलर मीन्स स्केल. वो एक स्केल पकड़े हुए होते थे और उसको ऐसे रैप करते रहते थे मॉन्सियर हैमिल. और जब वो गार्डन तक पहुंचता है तो वो सोचता है कि ये बसल क्यों नहीं सुनाई दे रही है, जो डेस्क की आवाज़ें, लेसन की जो रिपीट होने की आवाज़ें, बच्चे चिल्ला रहे हैं साथ में, और उनकी जो रैपिंग होती है रूलर की, वो भी सुनाई नहीं दे रही है. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल. बट टुडे इट वॉज ऑल वेरी स्टिल. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window I saw my classmates already in their places, and Monsieur Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. Frightened again, dreadful or fearful, डरा हुआ. तो वो क्या सोच रहा था, ये जो कुमोशन है, कुमोशन का मतलब आवाज़, नॉइस है ना, लाउड नॉइस, ये सब जो बसलिंग नॉइस होती है ना, डेस्क की या लोगों की आवाज़ें, लेसन्स रिपीट हो रही है यूनिजन में टुगेदर, इसकी आवाज़ों के बीच में से वो अंदर चला जाएगा. लेकिन टुडे इट वाज वेरी क्वाइट लाइक अ संडे मॉर्निंग, एंड सो ही हैड टू फेस एवरीथिंग टुडे. ही हैड टू गो अप देयर एंड शो हिज फेस दैट आई एम लेट, राइट? सो ही वाज वेरी फ्राइटेंड एंड ही वाज ब्लशिंग. ब्लशिंग मतलब शर्मा रहा था. But nothing happened. Monsieur Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." He jumped over to the. I jumped over to the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had little over my fright, I see that our teacher had on his beautiful green coat, frilled shirt, and a little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. जैसे मैंने बताया पहले भी कि when he reached his seat and sat down, blushing, and थोड़ा सा उसका fright कम हुआ. Fright मतलब डर कम हुआ. He started noticing that today everything is very different. Even Monsieur Hamel is wearing everything very nicely. He is wearing his black silk cap, he is wearing his frilled shirt. पहले के ज़माने में यहाँ पर frills लग करके shirts होते थे, वो पहने हुए हैं. उन्होंने ग्रीन कोट, ब्राइट ग्रीन कोट पहना हुआ है, जो कि वो इंस्पेक्शन डेज या प्राइस डेज में ही पहनते थे. सो outside also he had noticed the bulletin board, and today inside also there is stillness, there is seriousness, and Monsieur Hamel is wearing his best of clothes. So he's worrying ki what is wrong today. Besides, the whole school seems so strange, solemn. Solemn means very serious, in a very calm and quiet manner. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hosier with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. Everybody looked sad, and Hosier had brought an old primer thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the page. So after Franz has noticed that the
school seems very still, everyone is very serious, and even the last benches are filled with the former mayor, former postmaster, and old hosier who are also sitting there for the lesson that day. He notices that Monsieur Hamel, his French teacher, takes his seats and announces that this is going to be his last lesson, because next day onwards there would be a German teacher who would be teaching them, as Alsace and Lorraine, the districts of France have been captured by Prussia, and therefore there would be no more French lessons there. So how does Monsieur Hamel says that? He says that, my children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. My last French lesson. Why, I hardly knew how to ride. I should never learn any more. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. My books that had seemed such nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the were old friends now that I couldn't give up. And Monsieur Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. Cranky means irritable, जो कि गुस्सा करते हैं ज़्यादातर, ठीक है. Poor man, it was in honor of this last lesson that अब फ्रांस जो है वो घबरा जाता है. वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है. व्हाट अ थंडर क्लैप इट वाज फॉर हिम, है ना. और वो कहता है कि अरे ये लास्ट लेसन है, और वो फिर पछताने लगता है कि मैंने तो अभी तक कभी पढ़ाई की ही नहीं, मैंने तो लेसन लर्न ही नहीं किया. तो अब तक जो उसके लिए ग्रामर बुक्स और उसके जो हिस्ट्री बुक्स है वो इतने हैवी होते थे, एंड उनका जो टीचर है जो कि क्रैंकी होता था, गुस्सा करता था, वो अब उसके लिए बहुत ही मायने रखने लगा. और दैट फेलो बिकेम अ वेरी डियर टू हिम. एंड ही इज सेइंग कि poor person, because of his last lesson he has dressed up in such a manner. He had put up on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service, and of showing their respect for the country that was theirs no more. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. तो उस वक्त वो उसको समझ में आता है कि आज वो ड्रेसअप करके क्यों आए हैं मिस्टर हैमिल, एंड आज ओल्ड पीपल फ्रॉम अक्रॉस द विलेज क्यों वहाँ पर पीछे बैठ करके उनको सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि वो भी अपना लास्ट लेसन फ्रेंच का लेना चाहते हैं, वो भी अपनी मदर टंग से प्यार करते हैं. और इसी वक्त उसको बुलाया जाता है और उसको पार्टिसिपल के रूल जो कि वो याद करके नहीं आया है उसके बारे में पूछा जाता है. एंड ही वॉज सीरियस एंड ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट, बट वो पहले ही कुछ वर्ड्स में अटक जाता है क्योंकि उससे तो पढ़ा ही नहीं था. I heard Monsieur Hamel say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we had said to ourselves, bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we have come out. Ah, that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen, and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little Franz. We have all a great deal to reproach ourselves. Reproach ourselves मतलब अपने आप को डांटने के लिए. हमारे पास भी हमने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं, क्योंकि अल्सास में हर कोई जो है वो प्लेंटी ऑफ टाइम है ये कहकर अपनी चीज़ें टालते ही रहता है, और हम लोगों ने अपने लेसन्स को सीरियसली नहीं लिया है. अब जो ये जो प्रूशियन सोल्जर्स हैं, ये जो हमारे ऊपर चढ़ने वाले हैं, हमसे हमारा मदर टंग छीनने वाले, वो भी हम पे हंसेंगे कि हम अपने आप को फ्रेंच कैसे कह सकते हैं इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इन फ्रेंच.
they preferred to put you to work on farms or at the mills so as to have a little more money, and I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? Then from one thing to another, Monsieur Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful लैंग्वेज. सो फ्रांस को सारे रियलाइजेशंस हो रहे हैं. एज आई टोल्ड यू कि ये जो लेसन है इट इज़ टेकिंग फ्रांस फ्रॉम इग्नोरेंस टू द लाइट. ठीक है, वो सारे रियलाइजेशंस अभी उसको हो रहे हैं और मिस्टर हैमिल के वर्ड्स से ही हो रहे हैं. मिस्टर हैमिल क्या बता रहे हैं कि हम सभी को रिप्रोच करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि हम सभी कोई पीछे रह गए हैं अपने ही नेगलेक्ट की वजह से. मैंने क्या तुम लोगों को फ्लावर्स, अपने जो गार्डन के फ्लावर्स हैं उसमें पानी देने नहीं भेज दिया है? और मैंने जब भी फिशिंग जाने के लिए सोचा तो मैंने तुम लोगों को हॉलीडेज़ दे दिया है. ठीक है, यही सब बताते हुए वो फिर अपने लैंग्वेज पे आते हैं और कहने लगते हैं कि फ्रेंच इज़ अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज. राइट. सो ये लास्ट लेसन अब जो है लैंग्वेज के वर्ड पे ले जाता है. ठीक है, इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब किसी को बंदी बनाया जाता है, इंस्लेव किया जाता है, जब उनको बंद कर दिया जाता है या उनको गुलामी की ज़िंदगी दी जाती है, तब क्या होता है? एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन. तो जब तक वो अपने लैंग्वेज को पकड़े हुए रहते हैं तब तक उनके पास ये मौका रहता है कि वो भाग सके. क्यों? क्योंकि तब वो अपने लोगों के अंदर में कुछ अपने ही भाषा में बात कर पाएंगे जो दूसरे समझ नहीं पाएंगे. देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. After the grammar, we had a lesson in writing. That day, Monsieur Hamel had new copies for us written in beautiful round hand. France, Alsace, France, Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. On the roof of the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? तो अब क्या होता है, वो लास्ट डे में पहली क्लास की शुरुआत वो ग्रामर लेसन से करते हैं. एंड व्हेन ही इज़ टीचिंग ग्रामर लेसन्स विद पेशेंस, एवरीवन इज़ लिसनिंग अटेंटिवली एंड एवरीवन इज़ क्वाइट. तो आज फ्रांस को लग रहा है कि सब कोई समझ रहे हैं और उसको भी वो लेसन बहुत ईजी लगता है. उसके बाद वो नई कॉपियाँ बांटते हैं और राइटिंग वाला क्लास शुरू हो जाता है. एंड उसमें जैसे कि फ्लैग्स बने हुए हों वैसे करके फ्रांस और एलास करके लिखा हुआ रहता है. और ये सब बहुत ही नया होता है. और इवन टाइनीएस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वेर ऑल्सो वेरी अटेंटिव ऑन दैट डे. और उसी वक्त पीजन जो है वो कू करने लगते हैं, आवाज़ करने लग जाते हैं, गाने लगते हैं. तो वो सोचने लगता है कि इनको भी क्या वो जर्मनी में गाना सिखाएंगे जो मतलब प्रूशियंस लोग आए हैं. Whenever I looked up from my writing, I saw Monsieur Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy means imagination. For 4 years he had been there in the 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. तो मैं लिखते हुए जब भी उनकी तरफ देख रहा था तो वो काफ़ी मोशनलेस और स्टिल नज़र आ रहे थे. वो हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहे थे. एक बार एक तरफ बहुत ध्यान से देख रहे हैं, फिर दूसरी तरफ ध्यान से देख रहे हैं, जैसे कि वो कैप्चर कर लेना चाहते हैं कि ये स्कूल रूम जो है वो कैसा दिखता था, हर एक चीज़ कैसा दिखता था, क्योंकि इसके बाद तो वो वहाँ पर और कभी नहीं आ पाएंगे. ठीक है, just like that. Only the desks and benches had been worn smooth. The trees in the garden were taller, and the hopvine that he had planted himself twined up. So now that he is leaving, he is looking at everything very attentively so that he remembers everything.
गार्डन में जो है वो ट्रीज जो उन्होंने लगाए थे वो थोड़े टॉल हो गए हैं, हॉफवाइन जो प्लांट किया था उन्होंने वो भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, विंडोज तक आ गया है. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम above, packing their trunks, for they must leave the country next day. But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, baby, bo, boo. Down there, जैसे छोटे बच्चे हमारे हिंदी लेसन्स में भी अ आ ई करते हैं, तो जब उन्होंने ग्रामर लेसन करवा लिया, उसके बाद राइटिंग लेसन करवा दिया, और राइटिंग लेसन को हर एक को उन्होंने सुना ध्यान से लास्ट तक, ठीक है. और उसके बाद उन्होंने हिस्ट्री के लेसन करने के बाद छोटे बच्चों से आ वगैरह भी करवाया, ठीक है. Down there at the back of the room, old Hosier had put on his spectacles and holding his primer in both hands. तो वो अपने प्राइमर जिसमें वो लिख रहा था उसको पकड़ा हुआ है, ये ओल्ड मैन हॉसियर, ठीक है, और अपने स्पेक्टिकल्स पहना हुआ है, और वो वहीं पर ही रूम में बैक में बैठा हुआ है. स्पेल द लेटर्स विद देम, और उन छोटे बच्चों के साथ ही वो स्पेलिंग्स भी कर रहा है, बिकॉज उन्होंने भी कभी नहीं पढ़ा होगा. यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उसकी आवाज़ शेक कर रही थी. He was also crying with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. All at once the church clock struck 12, then the Angulus. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from the drill sounded under our windows. Monsieur Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. My friends, said he, I, but something choked him. Choked him मतलब जैसे उनका सांस अटक गया हो जब वो बोलने लगे, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अब सब खत्म हो जा रहा है, सभी कोई बहुत ही इमोशनल हो गए हैं. इवन ओल्ड मैन एट द बैक आर ऑल्सो रीडिंग अलाउड देयर लेसन, जिसको सुन करके फ्रांस एंड बाकी बच्चों को हंसी भी आ रही है. लेकिन फ्रांस इन सब चीज़ों को याद रख रहा है कि कैसे मुंसियो हामिल के मतलब उसी रूम के ऊपर उनकी बहन ट्रंक्स संभालते हुए आवाज़ आ रहा है. और उसी टाइम पे जब सब क्लास ख़त्म हो गया तो 12 बजने की घंटी बज जाती है, चर्च बेल, और प्रुशियंस लोग वापस आते हुए, ड्रिल से वापस आते हुए, उनका भी ट्रम्पेट है ना, ट्रम्पेट जो पै उस टाइप का जो आवाज़ करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका साउंड करते हुए लोग कैसे नज़र आ रहे हैं. और इसी वक्त मिस्टर हैमिल जो है माय डियर फ्रेंड्स करके कुछ बोलने जाते हैं, पर उनकी आवाज़ अटक जाती है, चोक हो जाती है. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive le France, मतलब long live France. तो जाते जाते this is the last lesson that he is giving to his audience, giving to all his students and even to the villagers, the old villagers, कि long live France, अपने देश को प्यार करते रहो, जैसे हम जय हिंद बोलते हैं, राइट. Then he stopped and leaned his head against the wall. Leaned मतलब झुका लेना. And without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. तो वो हाथ से ही ऐसे करके बता देते हैं कि स्कूल ख़त्म हो गया है. Now you may leave. Okay, so that's how it ends with the lesson Vive le France. That means long live France, right? So ये पिक्चर आउटलाइन है, और इसमें बेसिकली मतलब ये लेसन का बेसिक सार क्या है कि जो टीचर है वो खड़ा है सामने, बच्चे बैठे हुए हैं, और वो बता रहा है कि माय डियर चिल्ड्रन, दिस वुड बी योर लास्ट फ्रेंच लेसन आई शैल गिव यू, एंड द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन. बर्लिन जो है वो जर्मन कैपिटल है, वहाँ से कि टीच ओनली इन जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लोरेन, राइट. एंड कैसे वो मास्टर अपने रूलर को पकड़े हुए पढ़ाते हुए सभी को ध्यान से देख रहा है एंड सारे पिक्चर को कैप्चर कर ले रहा है, और आज कैसे वो पेशेंस के साथ पढ़ा रहा है, एंड एवरी चाइल्ड इज़ वेरी अटेंटिव एंड आर एबल टू अंडरस्टैंड हिज लेसन्स. एंड द लास्ट लेसन इज वीव ले फ्रांस, दैट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस. ओके, so what are the contextual questions which might come, not just contextual questions, even the basic questions which might be asked can be about the idea of patriotism that can be seen through the chapter and seen through the characters, especially through the character of Monsieur Hamel, right. There can be questions on love for mother tongue,
तो ये जो लव फॉर मदर टंग है वो टीचर के थ्रू तो दिखता ही है, टीचर तो बताता ही है कि मैं भी, आई एम ऑल्सो रिप्रोचेबल, मुझे भी डांट पड़नी चाहिए कि मैंने भी तुम लोगों को उतना ध्यान से नहीं पढ़ाया है, तुम लोग को अपने गार्ड में वाटर डालने कहा और ये सब करने कहा, जबकि मुझे तुम्हें और पढ़ाना चाहिए था। वहीं जो ओल्ड होसियर है एक कैरेक्टर, वो लास्ट में छोटे छोटे बच्चों के साथ ही आ ई फ्रेंच में बोल रहा है और अलाउड बोल रहा है, क्योंकि उसने भी फ्रेंच को उतने अच्छे से पढ़ा नहीं था। तो उसका भी जो लव फॉर मदर टंग है ना, या मेयर हो जो पढ़े लिखे हैं, उन लोग भी जो आकर के ये लास्ट लेसन पढ़ना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, ऑल दिस शोज द लव फॉर द mother tongue. Then there can be questions on characters. Of course, the main character is the narrator, Franz, है ना, the French boy, little French boy. There are other children. Then there are people from the villages, and they are at one end, and they are opposed to the life of the master और द टीचर, बिकॉज द टीचर इज़ लीविंग। उसका तो मतलब उसका काम सब कुछ बंद हो गया, सब ठप पड़ गया, ठीक है। और वो एक मैसेज देते हुए चला जा रहा है कि वीव लिव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस एंड लॉन्ग लिव आर लवली ब्यूटीफुल एंड क्लियर लैंग्वेज फ्रेंच, ठीक है। और जो वहाँ पर रह जा रहे हैं, जो नरेटर हैं, जो बाकी बच्चे हैं, जो ओल्ड मैन हैं, जो विलेजर्स हैं, they are under the calamity, under the troublesome situation where they themselves are actually French, but they can't speak and they have not learnt French properly, and they have to now start learning German, right? So this can also be asked. There can be questions on the tone of the entire chapter, which is very emotionally charged. बहुत ही इमोशनल एंड सेंटिमेंटल टोन है। इस जो नरेटर है वो सैड है, वो फियरफुल है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नाउ। ही इज़ ऑल्सो नोटिसिंग कि बर्ड्स जो हैं, जो कू कर रहे हैं, ये चर्प कर रहे हैं, क्या आज के बाद से इन लोग की लैंग्वेज भी इनसे छिन जाएगी, ये क्वेश्चन कर रहा है वो, राइट। एंड द सेटिंग है ना, कहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। सेटिंग इज़ द क्लासरूम फॉर द टीचर्स लास्ट लेसन, है ना। तो मोंसियो हैमिल का जो क्लासरूम है उसी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सो दिस आर द बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू, दिस आर द मेन पॉइंटर्स, दिस आर द क्वेश्चंस व्हिच माइट बी आस्क्ड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट एज वेल एज अदरवाइज, ठीक है। होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन एंड होप यू हैव अंडरस्टूड एवरी पार्ट ऑफ इट एंड होप you can do well in your exams later on. So today I am going to say thank you and good day, or see you in the form of in French. So merci and au revoir.